Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the chapter number third. Name is Ocean and Continents. अब oceans क्या होते हैं? महासागर. एंड continents क्या होते हैं? हमारे महाद्वीप. तो हमारे यहाँ पे oceans कितने हैं, कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इनके बारे में, continents कौन कौन से हैं, इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. oceans क्या होते हैं, continents क्या होते हैं, है ना, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है. तो इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हैं उनमें फर्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओशियन इन द वाटर साइकिल एंड क्लाइमेट. कि ओशियन में वाटर साइकिल कैसे वर्क करता है, क्लाइमेट कैसा होता है ना, ये सब हम इसमें देखेंगे. फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई मेजर ओशियन कॉन्टिनेंट्स. कि कौन कौन से मेजर ओशियंस है और कॉन्टिनेंट्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड ओवरफिशिंग. ओवरफिशिंग का और पॉल्यूशन का हमारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. फिर हम बात करते हैं एनालाइज द कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशियन. कि ओशियन का कल्चर कैसा है और पुराने टाइम में कैसे थे, स्टोरीज क्या थी उनकी, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस देखेंगे. फिर आता है हमारे रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ ओशियन कंजर्वेशन. कि हमें ओशियन के कंजर्वेशन की क्यों नीड है, वो हम देखेंगे. फिर डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ सुनामी एंड साइक्लोन्स. कि कैसे बनते हैं, क्या इफेक्ट होता है, ये हम देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. चैप्टर के कुछ स्टार्टिंग में की टर्म्स हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट की टर्म जो है वो है ओशियन. अब ओशियन किसे कहते हैं? लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग द मोस्ट ऑफ द अर्थ. हमने सुना है कि हमारा जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट किससे कवर है? वाटर से. बट वो वाटर कैसा है? सॉल्टी, है ना. पीने के लिए तो बहुत कम पानी है और ज्यादा किसके लिए? वो सॉल्टी वाटर है. ठीक है, तो वो जो सॉल्टी वाटर वाला पार्ट है हमारा, जो हमारे अर्थ को बहुत ही बड़े एरिया में कवर करता है, वो उसे क्या कहते हैं हम? ओशियंस. क्या कहते हैं उन्हें? oceans. So large water bodies part, sorry, large bodies of salt water covering the most of the earth part are called oceans. हो गया, समझ आ गया ओशियन किसे कहते हैं. नेक्स्ट आओ कॉन्टिनेंट्स. बिग लैंड एरियाज ऑन द अर्थ. बड़े बड़े एरियाज जो अर्थ पर हैं उनको क्या कहते हैं हम? कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, ये पानी वाला पार्ट है और ये पानी के बिना वाला जिन पे हम रहते हैं. ठीक है, तो ओशियंस हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गया, बिग लैंड एरियाज ऑन दी अर्थ. फिर बात करते हैं हम फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर कौन सा होता है? ड्रिंकेबल वाटर फाउंड इन द रिवर्स एंड लेक. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे यहाँ पर पानी से अर्थ बहुत ज्यादा घिरी हुई है और अर्थ में जो सबसे ज्यादा वाटर है वो कौन सा है? सॉल्टी वाटर है. उन्हें तो हम किस नाम से जानते हैं? ओशियंस के नाम से. और जो बाकी के थोड़ा बहुत पानी है जो हमारे पीने के लायक है, फ्रेश वाटर, वो कौन सा है? हमारे रिवर से जो आता है, लेक से जो आता है, वो सारा जो वाटर है थोड़ा बहुत, वो किस में काउंट होता है? हमारे फ्रेश वाटर में. क्योंकि पीने लायक सॉल्टी वाटर तो है नहीं, इसी पानी को हम पीते हैं. तो ये वाटर जो होता है जो फाउंड है रिवर और लेक से आर कॉल्ड ड्रिंकेबल वाटर या फ्रेश वाटर. फिर आते हैं हम हेमिस्फेयर पे. अब हेमिस्फेयर किसे कहते हैं? हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द इमेजिनरी लाइन. कि हमारा जो अर्थ है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या बनाता है? हमारे हेमिस्फेयर्स. क्या बनाता है? हेमिस्फेयर. जिसमें हमने बताया था इक्वेटर अगर मिड से हमारी अर्थ को डिफाइड बीच में से कट कर देती है तो हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो अपर और एक बॉटम. अपर वाले को क्या कहते हैं? जो नॉर्दर्न साइड में होता है, बिल्कुल करेक्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और नीचे वाले को क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फेयर. वेरी गुड. ठीक है, तो हाफ ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय एन इमेजिनरी लाइंस. और एक बताया था मैंने, लॉन्गिट्यूड अगर बीच से कट करती है तो इधर वाला पार्ट कौन सा होता है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर. और इधर वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइंस है जो हमारी अर्थ को मिड से कट करती है तो वो क्या बनाती है? हमारे हेमिस्फेयर्स बनाती है. फिर आते हैं हम एंडेमिक. फाउंड अ स्पेसिफिक एरिया और ए ग्रुप. किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही हो या फिर एक एरिया की बात हो रही हो तो उस एरिया को क्या कहते हैं हम? एंडेमिक. क्या कहेंगे? फाउंड अ स्पेसिफिक एरिया और ए ग्रुप. फिर आते हैं हम बायोस्फेयर.
ग्लोबल इकोसिस्टम विद ऑल लिविंग बींग्स, कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं जहां पर रहती है, जस्ट लाइक एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ट्रीज प्लांट्स हो गए, ये सारी कौन सी है? ह्यूमन बींग्स है, सॉरी लिविंग बींग्स है। और ये किसमें काउंट होती है? हमारे बायोस्फीयर में। किसमें काउंट होती है? लिविंग बींग्स किसमें इंक्लूड है? बायोस्फीयर में। फिर आते हैं हम मानसून्स। तो मानसून्स कौन से होते हैं? सीजनल विंड्स ब्रिंगिंग हैवी रेन्स, जिनमें क्या हो? बहुत तेज आंधी के साथ या बहुत तेज हवा के साथ क्या आ रहा हो? बारिश आ रही हो, है ना, हैवी रेनफॉल हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? मानसून। कौन से मंथ में होता है हमारे यहाँ पे? जुलाई अगस्त। ठीक है, फिर हम आते हैं सुनामी। अब सुनामी किसे कहते हैं? वो तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, अ सीरीज ऑफ अ लार्ज सी वेव फ्रॉम द अंडर वाटर एक्टिविटीज, कि बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, बड़े बड़े जो ओशियंस होते हैं, उनमें ये ना अंडर वाटर जो हैवी वेव्स होती है वो क्रिएट करती है इसे। और जब वो वाटर उस एरिया से या फिर उसकी लाइन से ऊपर आ जाता है तो आसपास के एरिया में क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है ना। ये बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर है और ये आसपास के पूरे एरिया को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है ना। सबसे ज्यादा नुकसान इसी से होता है। फिर आते हैं हम सस्टेनेबल पे। सस्टेनेबल क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, जस्ट लाइक वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ठीक है, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे क्या है? रिसोर्सेज ही तो है, फूड वगैरह ये सब। इन सारे रिसोर्सेज को इस तरह यूज करना कि ये फ्यूचर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, नुकसान ना पहुंचाए। इट मीन्स जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, उनको इस तरह यूज करना है कि वो फ्यूचर के लिए भी बचे रहें, है ना। अगर सोचो हमारे जो पुराने टाइम के लोग थे, मतलब हमारे दादा परदादा, उनके टाइम पे भी तो रिसोर्सेज थे। अगर वो सारे रिसोर्सेज यूज कर लेते तो हम तक पहुंच पाते? नहीं ना। तो हमारे आने वाली जनरेशन के पास भी तो ये रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें कंजर्व करना पड़ेगा, उनका जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना पड़ेगा। ये नहीं हम इस रूम में बैठे थे, लाइट चल रही थी, हम इस रूम से बाहर गए और लाइट जल रही है ना। हमें स्टार्टिंग से क्या बताया जाता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। टैप ऑन किया, पानी की जितनी नीड थी उतना हमने यूज कर लिया, पर उसके बाद भी वो टैप ऑन है, तो इससे क्या हो रहा है? वाटर वेस्ट ही तो हो रहा है। तो ये क्या हमारे फ्यूचर के लिए कंजर्व हो पाएगा? नहीं ना। और अब भी मैंने बात की, वो सारा वाटर कौन सा होता है? फ्रेश वाटर, जिसे हम घर में यूज करते हैं खाने पीने में, है ना, वो सारा कौन सा वाटर होता है? फ्रेश वाटर। कंजर्व का मतलब बचाना, ठीक है। तो ये जो सारा फ्रेश वाटर है वो अगर हम इस तरह वेस्ट कर देंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए बचेगा? पहले उसका परसेंटेज हमारी अर्थ पर कम है और फिर और खत्म हो जाएगा, और इस सॉल्टी वाटर को तो हम यूज कर नहीं सकते। हम्म, नहीं, फिर भी वो सॉल्टी तो रहता है, ये कितना बॉईल करोगे आप। फिर बात करते हैं हम, एक पॉइंट हमारा रह गया था, ओवर फिशिंग, ठीक है। ओवर फिशिंग क्या होता है? कैचिंग टू मैनी फिशेस रिड्यूसिंग देयर पॉपुलेशन, कि समुद्र से बहुत सारी मछलियां निकाल लेना, ठीक है। जैसे हमें नीड थी 100 फिशेस की, हमने कितनी निकाल ली? 500। हमारी बिकेगी नहीं 500, और फिर ये जो मछलियां होती है वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है, पानी से बाहर रखेंगे और फिर खत्म होने के बाद मार्केट में सेल आउट होती है ना। पर वो भी बहुत कम टाइम तक ही चलती है, जल्दी से खराब होने वाला प्रोडक्ट है। फिर उसको सारा हमें क्या करना पड़ता है? वो वेस्ट में काउंट होता है, उसे हमें फेंकना पड़ता है। तो जितनी जरूरत है उतनी ही फिशिंग करनी चाहिए, उनके कहने का मीनिंग है। ओवर फिशिंग करने से उनकी पॉपुलेशन क्या होती है? खत्म हो जाती है। और ये तो सुना ही होगा, फिशेस कहाँ रहती है? मोस्टली रेयरली फ्रेश वाटर में ज्यादा रहती है, क्योंकि जितने भी अंदर वो होते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह, उन सबको खत्म करके और पानी को बिल्कुल क्या कर देती है? प्योर कर देती है, ठीक है। इसलिए ज्यादा उसमें होती है। अब जब ये सारी फिशेस ही खत्म हो जाएगी तो वो इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे और वो जो पानी है वो खराब हो जाएगा, वो हमारे पीने के लायक नहीं रहेगा। तो ओवर फिशिंग किसे कहेंगे? कैचिंग टू मैनी फिशेस एंड रिड्यूसिंग देयर पॉपुलेशन। और सस्टेनेबल तो हमने पढ़ लिया, रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना कि वो फ्यूचर को हार्म ना करे, ठीक है। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं हम। व्हाट इज ओशियन? स्पीक विथ मी। कवरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। फिर आते हैं हम कॉन्टिनेंट्स पे। बिग लैंड एरियाज ऑन द अर्थ,
फिर है फ्रेश वाटर, ड्रिंकेबल वाटर फाउंड इन रिवर एंड लेक्स। फिर है हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उससे हमारे हेमिस्फीयर्स क्रिएट होते हैं। फिर है एंडेमिक, अब फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया और ए ग्रुप। फिर आता है हमारा बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? ग्लोबल इकोसिस्टम विद ऑल लिविंग बीइंग्स। फिर आता है हमारा मानसून, सीजनल रेन्स ब्रिंगिंग हैवी रेन्स। फिर सुनामी, अ लार्ज सीरीज ऑफ large sea waves from the underwater activity। फिर आता है हमारा overfishing, catching too many fishes, reducing the population। फिर है sustainable, using resources without harming the future। मे बी सारे पॉइंट्स अभी हमें लर्न हो गए है ना, हो गए ना विवेक? ओके, तो आगे चलें। अब एक शॉर्ट सी स्टोरी है, एक ग्रैंड मदर की और एक उनके ग्रैंड चाइल्ड की। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टेड अ स्टोरी। तो एक ग्रैंड मदर है, द ओशियंस हिडन सीक्रेट, जो अपने जो ग्रैंड सन है उसको क्या बताती है? सीक्रेट्स बताती है। किसके सीक्रेट बता रही है? ओशियंस के हिडन, जितने भी छुपे हुए रहस्य हैं वो सारे बताती है। तो हम स्टोरी में पढ़ते हैं। ग्रैंड मदर कहती है, राधे डिड यू नो दैट द ओशियन इज सच अ अमेजिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या तुम्हें पता है राधे, ये जो ओशियंस है ना वो हमारी अर्थ का सबसे अमेजिंग पार्ट है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 7 out of every 10 parts ऑफ द अर्थ, कि लगभग ये हमारे 10 में से 7, यानी कि 7%, 7/10, तो इतना परसेंट हमारा कौन कवर करता है? ओशियन। बिल्कुल करेक्ट। फिर राधे कहता है, वाओ दैट्स अ लॉट। ग्रैंड वो कहता है, अरे ये तो बहुत बड़ा पार्ट है ग्रैंड माँ, बट इज नॉट अ ओशियन जस्ट वाटर, कि ये कोई ओशियन नहीं है, इसे आप पानी भी कह सकते हो। तो ग्रैंड मदर कहती है, यस इट इज अ लॉट ऑफ वाटर, हाँ ये बहुत ज्यादा बड़ा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, बट इट इज सो मच मोर देन दैट। पर ये इस आप इसको सिर्फ एक वाटर टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक ओशियन है, इसकी कुछ स्टोरीज है वो डिफाइन करती है। द एयर नियर द ओशियन इज ऑलवेज सो फ्रेश एंड क्लीन, कि जितने भी ओशियंस हैं उनके आसपास हवा और पानी बिल्कुल कैसे रहते हैं? बिल्कुल क्लीन, फ्रेश। एंड इवन दो इट माइट लुक लाइक अ बिग एम्प्टी स्पेस, और इनके आसपास बहुत बड़ी जगह क्या रहती है? बिल्कुल एम्प्टी मीन्स खाली, एम्प्टी मीन्स खाली, कि बहुत बड़ा स्पेस मिलता है इनके आगे। एंड द ओशियन इज फुल ऑफ लाइफ, और ये जो ओशियन है वो सिर्फ ओशियन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की क्या है? जिंदगी है। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स की लाइफ है, बहुत सारे लिविंग बींग्स की क्या है? ये लाइफ है। यू कैन फील द एनर्जी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स इन इट, कि इसके आसपास जो रहते हैं वो इसकी एनर्जी को काफी अच्छी तरह महसूस करते हैं। राधे दैट इज द इनक्रेडिबल, ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल चीज है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। इट इज लाइक द ओशियन हैज इट्स ओन वर्ल्ड इनसाइड, कि आपके कहने का मीनिंग ये है कि ये जो ओशियन है वो अपना खुद का, अपने समुद्र में ही अपनी एक दुनिया बनाकर चलता है ना, अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट करता है। तो ग्रैंड मदर कहती है, एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर क्या है? इसकी खुद की दुनिया है, खुद की लाइफ है, खुद का वर्ल्ड है। द ओशियन इज लाइक ए जाइंट ट्रेजर चेस्ट ऑफ द नेचर, कि जितना ये अच्छा है उतना ही ये क्या है? जाइंट भी है, मतलब एक राक्षस और एक शैतान के रूप में भी सामने आता है। ठीक है, you know our planet began with the ocean, and some people even believe that might end with the some days, कि ये कहता है कि ये हमारा जो प्लैनेट है वो मोस्ट ऑफ द कवर है हमारे वाटर से, और ये जो वाटर है, ये जो ओशियन है, इसकी खुद की एक अलग दुनिया है, और ये जितना वर्ल्ड अमेजिंग है उतना ही ये क्या है? ट्रेजरफुल भी है, ट्रेजरीफुल भी है, खजाना भी है, इसमें कहने का मीनिंग है। तो राधे कहता है, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, अरे आप तो जो बता रही हो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ग्रैंड माँ। द ओशियन इज सो पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट, कि आपने जिस तरह अपनी स्टोरी में बताया में क्या है? ओशियन बहुत ज्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट है। वाई डज द बिलीव ऑन द ओशियंस, कि भाई ऐसा वो क्यों बिलीव करती है? अब जहां हमने बात की कि भाई ओशियन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सुंदर हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, पर जब भी इनमें अंडर वाटर एक्टिविटी होती है, जब मैंने बताया आपको, जो किसमें क्रिएट हो जाती है? सुनामी में क्रिएट हो जाती है।
तो ये आसपास के लोगों के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है ना, हार्मफुल है ना। जितने भी लोग बाग आप आसपास में रहते हैं उनके पूरे घर खत्म हो जाते हैं, उनके रहने का पूरा सामान खत्म, उनके कहाँ रहेंगे बहुत दिनों तक, और पानी भर जाता है तो उनको बचाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये कभी कभी जॉइंट का रूप भी ले लेता है। उनके कहने का मीनिंग है कि कभी तो ये बहुत अच्छा है, कभी तो इतना अच्छा है कि लोगों को क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, कभी किसी भी ओशन के पास गएंगे ना तो लोग बाग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी शॉप्स लगा लेते हैं, है ना। वहां जो घूमने जाते हैं उनके लिए तो जरूरत है उन शॉप्स की, तो उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। इसके अलावा जो फिशेस वगैरह होती है वो वहां से निकाल कर बेचते हैं, है ना, तो उनके लिए तो पैसा आ रहा है। तो उनकी जो डेली जो लिविंग थिंग्स है वो तो कंप्लीट हो रही है, उनकी जो लाइवलीहुड के लिए वो जो कमाना चाहते हैं वो तो उन सबको मिल रहा है। पर कभी कभी ये जब सुनामी में क्रिएट होता है तो ये उनके पूरे घरों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये जितना अमेजिंग है उतना ही हार्मफुल भी है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि इनसे बहुत दूर दूर घर बनाए जाते हैं। ये एरियाज काफी ज्यादा क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, कि इनके आसपास कोई घर, कोई भी ऐसा मार्केट क्रिएट नहीं किए जाते, नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि कभी भी भाई वाटर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए, और एक यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, लोग बाग कम रहते हैं, एनवायरनमेंट में ज्यादा कचरा नहीं है, तो वहां के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश। फिर हम बात करते हैं इन इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल हिल, कि आप एक कहाँ खड़े हो, टॉल हिल पर, बहुत ऊंचाई पर खड़े हो, एंड लुकिंग आउट द वर्ल्ड, और नीचे किसको देख रहे हो, वर्ल्ड को देख रहे हो। वॉट यू सी, तो आपको क्या दिखेगा, देयर इज अ लैंड अंडर योर फीट, कि आपके पैरों के नीचे जो लैंड है, जो जमीन है, मे बी और रिवर फ्लोइंग नियर बाय, आप वहां से देखोगे। आप भाई पहाड़ के ऊपर सबसे ऊपर खड़े हो तो आप देखोगे पास में से क्या जा रही है, नीचे से एक रिवर जा रही है, ठीक है, नियर बाय एक रिवर है। एंड इफ यू आर क्लोज द कोस्ट, और अब जैसे जैसे पृथ्वी के पास जाते जाओगे या लेयर के पास जाते जाओगे कोस्ट में, यू माइट सी द वास्ट ओशियन स्ट्रेचिंग आउट दी हॉरिजन, सॉरी हॉरिजन, कि एक बहुत लंबाई में फैला हुआ क्या होगा, ओशियन, हॉरिजेंटली होगा ना। एंड नाउ व्हाट इफ यू कुड जूम, और अगर आप उसे और जूम करते हो, एंड आउट इवन मोर, लाइक ऑल द वे इनटू द स्पेस, सी द इंटायर अर्थ ऑफ द अर्थ। किसने कहा कि एक और जूम वाला एक पिक्चर बनाया, तो देखो एक ऐसा ब्लू प्लैनेट जैसा शो हो रहा है हमारा अर्थ। जब हमने कहाँ से किया, इसे स्पेस से कवर किया गया है, स्पेस से तो पूरा अर्थ कवर होगा। तो देखो कैसा शो हो रहा है हमारा अर्थ, बिल्कुल ब्लूइश, कि ओशियंस क्या है हमारे यहाँ पे, ज्यादा है, सॉल्टी वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ग्रीनरी तो देखो थोड़े थोड़े पार्ट में है, थोड़ा ब्राउनिश है, एंड होल पार्ट इज ब्लू। तो इसलिए भी हमारे अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। किस नाम से डिनोट करते हैं हमारे अर्थ को, ब्लू प्लैनेट। फ्रॉम अप देयर, कि आपने वहां से देखा, दिस लुकिंग लाइक अ बिट डिफरेंट, कि आपको कुछ अलग दिखेगा। एंड द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू, कि अर्थ कैसा दिख रहा है हमें, ब्लू कलर का, एंड विथ पैचेस ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन, और कुछ पैचेस किसके हैं, ग्रीन और ब्राउन कलर के। अभी ये भी बताऊंगी ग्रीन कलर कौन से के लिए होता है, ब्राउन कलर कौन से के लिए होता है। बट वाई डज इट लुक लाइक दिस वे, कि हम इसको कैसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस कलर्स मीन्स, अब हम देखेंगे कि ये कलर्स के मीन क्या है और ये कलर क्या क्या डिनोट करते हैं। हाउ दे टेल अस अबाउट द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स दैट मार्क अप एंड our planet. Let us look at the globe or a picture of the earth from the space. What is the most common color of you where? कौन सा कलर देखने को मिल रहा है आपका, मोस्टली ब्लू। What is the most common color in the, so it is blue. But what does the blue color stand for? पर blue color किसके लिए है, water के लिए, you guess water. Most of the earth surface, almost 3/4 is covered by the water. ये 3/4 पार्ट हमारा अर्थ का किससे कवर है, वाटर से। दैट इज वाई हैपन एस्ट्रोनॉट्स लुक एट अर्थ एंड स्पेस, दे सी अ लॉट ऑफ ब्लू एंड कॉल इट ब्लू प्लैनेट। ये एस्ट्रोनॉट्स ने जब इसको स्पेस से देखा, इसकी पिक्चर क्लिक की, तो मोस्टली पार्ट कैसा शो हुआ, ब्लू। तो उन्होंने उस ब्लू ब्लू कलर को देखकर उसे क्या नोट किया, कि जो अर्थ है, अर्थ की जगह हम इसे क्या कह सकते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कह सकते हैं। अब इसमें जैसे ग्रीन कलर आया तो वो किसको शो करेगा, हमारे यहाँ के फॉरेस्ट को, किसको शो करेगा, ग्रीनरी या फॉरेस्ट को।
और जो ब्राउन कलर आया वो किसको शो करेगा, हमारे लैंड फॉर्म्स, लैंड्स को या कॉन्टिनेंट्स कह लो, ठीक है, इसको शो करेगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ओशंस क्या होते हैं, हमारा अर्थ कैसे डिनोट होता है, अर्थ को किस नेम से बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, ओशंस क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर क्या होता है, कितने पार्ट में होता है, ठीक है। एक ग्रैंड माँ और ग्रैंडसन की एक स्टोरी पढ़ी जो क्या बता रही थी कि ओशन जितने अमेजिंग है उतने भी ट्रेजरीफुल भी है, ठीक है, तो ये भी हमने देखा। तो इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।